हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर टर्म्स आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड। मैं बार बार जेनेटिक्स बोलती हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं चैप्टर नंबर 5 की ही बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इन दोनों को मिला करके जेनेटिक्स कहते हैं। और ये दोनों बहुत रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए मैं इनका कॉमनली नेम जेनेटिक्स बोल देती हूँ। तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम हेरिडिटी और हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये तीन शब्द के बारे में आज देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर का नाम है आपके। तो हमें ये चैप्टर का नाम तो पहले समझना होगा ना, तभी आगे बढ़ेंगे चैप्टर के लिए। इनहेरिटेंस, आज गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड ऊपर से मुझे जुकाम हो रखा है, सो आई एम सॉरी इफ माई वॉइस इज नॉट क्लियर वेरी मच। वेरिएशन, वेरिएशन, ओके, जस्ट अ मिनट। वेरिएशन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो ज़रा, हम इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, ये दो चीज़ समझेंगे, और एक शब्द समझेंगे हेरिडिटी। ये तीन वर्ड्स के हम डेफिनेशन देखेंगे, कुछ और डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी तक बस बेसिक चल रहा था, पहले बेसिक समझ में आ जाता है तो चैप्टर आसान रहता है समझने में, ठीक है। मैं हमेशा हमेशा चैप्टर का बेसिक्स पढ़ाती हूँ पहले। सो इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। पहले हेरिडिटी की बात करते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का हिंदी बताऊं तो आनुवांशिकता कहते हैं इसे। इसका मतलब होता है कि माता पिता से जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, उनके आने की प्रोसेस या मैकेनिज्म हेरिडिटी कहलाती है। द प्रोसेस बाय विच पैरेंटल कैरेक्टर्स, पैरेंटल जीन या कुछ भी कह लो, मैंने कहा ना कैरेक्टर, जीन, क्रोमोसोम, ये सब कुछ आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर करेक्ट पूछूं तो डीएनए होगा, ठीक है। अगर एकदम टू द पॉइंट पूछूं कि क्या आ रहा है पेरेंट्स से, तो आप कहोगे डीएनए, जीन या क्रोमोसोम, इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। तो पेरेंट्स से हमारे जो कैरेक्टर्स, जीन या डीएनए, क्रोमोसोम, कुछ भी कह रहे हो, वो आ रहे हैं, उनके आने की प्रोसेस ही आपकी हेरिडिटी है, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे द प्रोसेस, इसका डेफिनेशन आप जरूर नोट डाउन कर लो, कभी कभी आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन लिखना जरूरी है। द प्रोसेस और mechanism by which the gene transfer, जीन या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो आप, जैसे कि मैंने कहा कुछ भी कह सकते हो, जो भी चीज माता पिता से ट्रांसफर हो रही है हमारे अंदर, by which the gene transfer from parents to offspring, ठीक है। इसको हम कह देते हैं हेरिडिटी। अच्छा, ये आप बात ध्यान रखना, ये प्रोसेस या मैकेनिज्म है, और इसकी यूनिट क्या है? जीन, क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था जीन इज द हेरिडिटी यूनिट, ओके। क्या चीज ट्रांसफर होती है माता पिता से हमारे अंदर? जीन। तो जीन को ही हेरिडिटी यूनिट कहते हैं, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो। मैंने कहा है ये प्लेलिस्ट सभी लोगों के लिए, चाहे वो नीट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर, या किसी भी अदर एग्जाम के लिए जिसमें आपका 12th का सिलेबस आता है। सिलेबस तो सेम रहता है बेटा, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग अलग होता है। तो आप ये प्लेलिस्ट पूरा देखो जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर मुझे इन्फॉर्म करना कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं एग्जाम के हिसाब से आपको एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगी या फिर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ताकि वो एग्जाम आपका प्रिपेयर हो जाए। कंटेंट तो आपको यही पढ़ना है, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अपना एग्जाम जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं उस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन लाऊंगी, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से क्वेश्चन लाऊंगी, और वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हेरिडिटी,
हेरिडिटी आपको समझ में आ गया था, प्रोसेस और मैकेनिज्म। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस, मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये लोगों ने ना थोड़ा कन्फ्यूज़िंग टर्म बना दिया है, पर क्योंकि टर्म बने हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो इतनू सा तो डिफ़रेंस होगा। तो इतनू सा डिफ़रेंस क्या है मैं बता देती हूँ। द फेनोमेना, प्रोसेस के बजाय आप लिखोगे फेनोमेना। फेनोमेना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सब कुछ सेम है, खाली प्रोसेस की जगह क्या कर देना, फेनोमेना। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होता है ना, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होता है। मैं साइड में लिखवा देती हूँ, 2-3 टर्म ऐसे हैं जिनका मतलब बच्चे या बेबी होता है। वो टर्म आपको बार बार परेशान करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो। ऑफस्प्रिंग, जस्ट अ मिनट, मेरे से बड़ी गलतियां होती हैं। ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट है आपका प्रोजेनी, उसके बाद है आपका फीलियल, उसके बाद है आपका डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स या यंग वन भी कह सकते हो, यंग वंस। इन सब का मतलब होता है बच्चे, यानी कोई पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो हम उसे ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, फीलियल या फिर डॉटर सेल या फिर यंग वंस, ये पांचों नाम दे सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। तो देखो, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में क्या फर्क है। लगभग अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ आपको समझने के तौर पे, तो दोनों सेम चीज है। बस हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जीन आ रहे हैं माता पिता से हमारे अंदर, और आने के बाद जो घटना हो गई कि अच्छा ये घटना हुई है, तो उस घटना को आप क्या कह दोगे, इनहेरिटेंस कह दोगे। सो इनहेरिटेंस इज अ फेनोमेना, फेनोमेना मतलब होता है घटना, ठीक है, इवेंट आप कह सकते हो। तो इनहेरिटेंस एक घटना है, फेनोमेना है, लेकिन हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस या मैकेनिज्म है जीन ट्रांसफर का, दैट्स इट। और कई बार आपको ये दोनों वर्ड ना आपस में एक दूसरे की जगह आपको प्रेजेंट दिखाई दे देंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। कभी डिफरेंस पूछ लिया तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया ताकि आप डिफरेंस लिख सको अगर आ गया तो, ठीक है, अदरवाइज आप इनको एक ही समझोगे। नेक्स्ट बचा आपका वेरिएशन, वेरिएशन देख लेते हैं क्या होता है वेरिएशन। मैं पूरा चीज इरेज कर देती हूँ, फिर आपको वेरिएशन समझाती हूँ। चलो देखो, व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल, डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स, यानी कुछ डिफरेंस है जो इंडिविजुअल्स में है, उसी को वेरिएशन कहेंगे। जैसे मेरे और आप में फर्क है, मेरे फेस की बनावट कुछ और है, आपकी बनावट कुछ और है, सो दैट इज योर वेरिएशन, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। मैं अपने माता पिता की तरह हूबहू नहीं हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मैं अपने भाई बहनों की तरह हूबहू नहीं हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। तो डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज वेरिएशन, दैट्स इट। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन आपको परेशान करेंगे आने वाले समय में, तो मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ। और कल से हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्होंने क्या क्या काम किया था, कब से कब तक किया था, उनकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। आज हम पढ़ लेते हैं आपका फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, दिस इज ऑब्जर्वेबल characteristics sticks of individuals, यानी कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो आपको बाहर से नजर आए। जैसे मेरे बालों का रंग आपको नजर आ रहा है, मेरी आंखों का रंग आपको नजर आ रहा है, मेरे स्किन का कलर आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या है, फिनोटाइप है। अब आप कहोगे मैम फिनोटाइप और कैरेक्टर ट्रेट में क्या अंतर हुआ, तो मैं आपको साधारण भाषा में बता दूं। कैरेक्टर का मतलब होता है चाहे बाहरी कैरेक्टर चाहे आंतरिक कैरेक्टर, ठीक है।
वो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे बाहरी हो या आंतरिक हो। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ बाहरी, तो उसको आप कहोगे फिनोटाइप। ठीक है, सिर्फ बाहर से आज जो आपको दिखाई दे वो आपका फिनोटाइप है। इसलिए देखो ना, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मतलब जो बाहर से आपको दिखे, वही आपका क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, आपका जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेक अप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जेनेटिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। जैसे कोई होगा जिसके पास कैपिटल टी होगा, कोई होगा जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कोई होगा जिसके पास स्मॉल टी होगा। मतलब उसके जेनेटिक लेवल पे वो कैसा है एक्चुअली, इसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। आई नो ये शब्द थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, पर जैसा कि मैंने कहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल जितना कह रही हो उतना चीजें थोड़ा दिमाग में बसाओ, इस चीज को नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ। जब तक आप नोट्स बनाते नहीं हो तब तक आपको चीजें याद नहीं होती। ठीक है, तो आप नोट्स बनाओ प्रॉपरली और इस चीज को आगे ले जाओ। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी तक हमने जीनोटाइप पढ़ लिया, फिनोटाइप पढ़ लिया, कैरेक्टर्स पढ़ लिया, ट्रेट पढ़ लिया, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, अलील, जीन, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, डीएनए भी पढ़ लिया। ये सब कुछ टर्म्स थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और मेंडलिज्म के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडलिज्म देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स लिखवा देती हूँ, दो चार, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत छोटा है, तो मैं इकट्ठे ही आपको सारे टर्म्स लिखवा दे रही हूँ। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेंडल के बारे में। ठीक है, तब मैं टर्म्स की बात नहीं करूंगी। एक होता है आपका जीनोम। जीनोम, ठीक है, जीनोम क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। एक सेल में, किसी इंडिविजुअल के एक सेल में जितने भी जीन हैं उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट in a cell of organism, ठीक है, इन अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इसे आप कहते हो जीनोम। और होता है एक जीन पूल। जीन पूल, जीन पूल मतलब होता है किसी एक पॉपुलेशन में, मान लो 10 लोग यहाँ पे हैं, 10 लोग के अंदर कितने तरह के जीन हैं उसको अगर हम काउंट कर ले तो उसी को जीन पूल कहते हैं। तो जीन्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ही तरह के लोग। पॉपुलेशन मतलब होता है जैसे 10 लोग, 10 आदमी लोग खड़े हैं तो उनको आप कहोगे आदमियों की पॉपुलेशन। 10 कुत्ते खड़े हैं तो आप कहोगे कुत्तों की पॉपुलेशन। 10 बिल्लियां खड़ी हैं तो आप कहोगे बिल्लियों की पॉपुलेशन। मतलब कितने भी हो, बस एक ही तरह के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आदमी के साथ कुत्ते खड़े हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा, नहीं। आदमी के साथ आदमी खड़े हो तभी पॉपुलेशन, कुत्ते के साथ कुत्ता खड़ा हो तभी पॉपुलेशन, गाय के साथ गाय खड़ी हो तभी पॉपुलेशन। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ला दोगे तो वो पॉपुलेशन नहीं, कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कुछ वर्ड्स हैं, आप इन्हें ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा छोटा सा था। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने मेंडलिज्म के बारे में, मेंडल के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक चीज और एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रखना कि ह्यूमन के एक सेल में, ह्यूमन सेल, कैसा सेल? डिप्लॉइड सेल। लो, अब डिप्लॉइड शब्द आ गया तो डिप्लॉइड हेप्लॉइड भी बताऊंगी ही। डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। अब ये हेप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, टाइम है तो। डिप्लॉइड मतलब होता है कि किसी सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिले, मतलब देखो ऐसे ऐसे पेयर में मिले। ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है, ये तीसरा पेयर हो गया। ऐसे पेयर में क्रोमोसोम मिले। हमारे अंदर कितने मिलते हैं? 23 पेयर मिलते हैं, ऐसे 23 पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉइड सेल है। हमारी बॉडी के सभी सेल डिप्लॉइड होते हैं, ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड एक्सेप्ट एक्सेप्ट योर सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ओवा और आपका जो स्पर्म है उसको छोड़ करके बाकी सभी सेल्स क्या होते हैं? बाकी सभी सेल आपके डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड को हम 2n से इंडिकेट करते हैं, और हेप्लॉइड की अगर मैं बात करूं, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड
हैप्लॉइड में अकेला अकेला क्रोमोसोम होता है, जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सब अकेले होंगे, कोई भी जोड़े में नहीं होंगे, पेयर्स में नहीं होंगे, ठीक है, वो सारे क्या है, अकेले अकेले। इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे किस कौन से आते हैं, सेक्स सेल्स आते हैं, यानी कि स्पर्म एंड ओवम। और इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम, पेयर नहीं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ टर्म्स की बात की है, थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन समझा है। इसके बाद कल से हम मेंडलिज्म स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन पार्ट ऑफ चैप्टर है, वहीं से आपका मेन पार्ट चैप्टर का स्टार्ट होता है। इतना हमने इसलिए पढ़ा ताकि बेसिक्स हमारे समझ में आए, मैं कुछ कहूँ तो आपको क्लिक करे, अच्छा ये मैम ने पढ़ा रखा है तभी कह रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।